ददरौल एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र जहां की राजनीति वहां की मिट्टी की तरह ही परतदार है। यहाँ के मतदाता हर चुनाव में अपनी ताकत का एहसास कराते हैं। तो चलिए आज हम ददरौल की राजनीतिक नब्ज को समझने की कोशिश करते हैं, आंकड़ों और जमीनी हकीकत दोनों की गहराइयों में उतरकर। एक बात साफ कर दें, ये विश्लेषण किसी भी पार्टी के पक्ष या विपक्ष में नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ एक है, शासन के नजरिए से इस क्षेत्र की राजनीतिक अर्थव्यवस्था को समझना और एक जन केंद्रित रणनीति का खाका तैयार करना। तो हमारा सफर कैसा रहेगा? हम 6 पड़ावों से गुजरेंगे। शुरुआत करेंगे ददरौल की जमीन की आवाज सुनकर, फिर चुनावी नतीजों के इशारों को समझेंगे और यहाँ के अस्थिर राजनीतिक इतिहास की पड़ताल करेंगे। इसके बाद हम लोगों की शिकायतों से रणनीति की रूपरेखा तैयार करेंगे और आखिर में एक जन केंद्रित शासन का ठोस खाका सामने रखेंगे। तो आइए सबसे पहले ददरौल की मिट्टी की नब्ज को महसूस करते हैं। देखिए, कोई भी राजनीतिक विश्लेषण जमीन से ही शुरू होता है, क्योंकि राजनीति हवा में नहीं होती। ये लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी, उनकी आजीविका, उनके संघर्ष और उनकी उम्मीदों में बसती है। ये है ददरौल, उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में। ये सिर्फ नक्शे पर एक जगह नहीं है, बल्कि हमारे आज के विश्लेषण का केंद्र है। यहाँ की राजनीति की कई परतें हैं और यहाँ लिए गए फैसले, यहाँ की समस्याएं और यहाँ के समीकरण पूरे क्षेत्र पर अपना असर डालते हैं। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये राजनीति का एक बुनियादी सिद्धांत है। जब तक हम जमीन की आवाज नहीं सुनते, लोगों की उम्मीदों और परेशानियों को गहराई से नहीं समझते, तब तक कोई भी राजनीतिक रणनीति कामयाब नहीं हो सकती। जमीनी हमें बताती है कि लोगों के लिए असल में क्या मायने रखता है। ददरौल की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि है और यहाँ का सामाजिक ताना बाना मुख्य रूप से ओबीसी और अनुसूचित जाति समुदायों से बुना है। लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं है। खराब सड़कें, अनियमित बिजली और जमीन से जुड़े विवाद जैसे मुद्दे रोजमर्रा की जिंदगी में कड़वाहट घोल देते हैं, और यही वो टकराव हैं जो राजनीतिक बहस को जन्म देते हैं। तो जमीन की बात हो गई, अब आते हैं आंकड़ों पर। वो आंकड़े जो मतदाता हमें हर चुनाव में देते हैं। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये संकेत हैं, इशारे हैं। ये हमें बताते हैं कि हवा का रुख किस तरफ है और लोगों के मन में आखिर चल क्या रहा है। 2022 में ददरौल में 3,55,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड मतदाता थे। ये एक बहुत बड़ी संख्या है जो इस क्षेत्र के राजनीतिक महत्व को दिखाती है। इतने बड़े मतदाता आधार का मतलब है कि यहाँ एक छोटा सा स्विंग भी नतीजों को पूरी तरह से बदल सकता है। अब इस स्लाइड में जो दिलचस्प बात है वो है वोटिंग परसेंटेज। 2022 में ये लगभग 63% था। ये 2012 के लगभग 70% की पीक से कम है। ये गिरावट ये मतदाताओं में एक तरह की उदासीनता या शायद निराशा का संकेत हो सकती है। पर सवाल ये है कि ये निराशा किसके लिए एक मौका है और किसके लिए एक चेतावनी। जीत का अंतर सिर्फ 9,701 वोट। ये कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं है। ये जीत और हार के बीच की वो पतली सी लकीर है जो दिखाती है कि यहाँ का मुकाबला कितना कड़ा है। कोई भी पार्टी यहाँ जमीन पर पूरी तरह से हावी नहीं है। और 2022 के अंतिम नतीजे इस कहानी को और साफ कर देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के मानवेंद्र सिंह ने समाजवादी पार्टी के राजेश कुमार वर्मा को हराया। वोट शेयर में लगभग 4.5% का फर्क था। एक ऐसा फर्क जिसने विजेता तो तय कर दिया, लेकिन ये भी दिखाया कि मुकाबला कितना नजदीकी था और विपक्ष की जमीन भी कितनी मजबूत है। यहाँ की डेमोग्राफी को समझना राजनीतिक समीकरणों को समझने जैसा है। लगभग 37% ओबीसी, 18% अनुसूचित जाति और 14% मुस्लिम मतदाता। ये पहचान आधारित गठबंधन ही यहाँ की राजनीतिक गतिशीलता के केंद्र में है। कौन सा समुदाय किस तरफ झुकता है, यही अक्सर जीत और हार तय कर देता है। इन सब आंकड़ों, जातियों और समीकरणों के शोर में एक बात हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए कि हर वोट एक व्यक्ति की आवाज है। व्यक्ति की गरिमा एक मूल संवैधानिक मूल्य है और सार्वजनिक जीवन में हर बातचीत जानकारीपूर्ण और जिम्मेदार होनी चाहिए, जो इस बुनियादी गरिमा का सम्मान करे। चलिए अब थोड़ा पीछे चलते हैं, ददरौल के चुनावी इतिहास में। इसका इतिहास हमें बताता है कि यहाँ के वोटर किसी एक पार्टी के बंधक नहीं हैं। समय के साथ इस विधानसभा का राजनीतिक पैटर्न कैसे बदलता रहा है, ये इसकी अस्थिर यानी वॉलेटाइल प्रकृति को उजागर करेगा। जरा इस बार चार्ट को ध्यान से देखिए। ये पिछले 3 चुनावों की कहानी कहता है।
2012 में सपा और बसपा मुख्य खिलाड़ी थे, लेकिन 2017 और 2022 तक आते आते लड़ाई सीधे तौर पर भाजपा और सपा के बीच सिमट गई। आप देख सकते हैं कि दोनों पार्टियों का वोट शेयर बढ़ा है, जिसका मतलब है कि राजनीति दो ध्रुवीय होती जा रही है। और ये टेबल ये तो पूरी कहानी कह देती है। यहाँ किसी एक पार्टी का स्थायी गढ़ कभी नहीं रहा। पिछले 7 चुनावों में 4 अलग अलग पार्टियां कांग्रेस, बसपा, सपा और भाजपा यहां से जीती हैं। ये इस बात का पक्का सबूत है कि ददरौल के मतदाता बदलाव से नहीं हिचकेते। वो काम के आधार पर अपना फैसला बदलते हैं और किसी भी पार्टी को हल्के में नहीं लेते। तो हमने जमीन को समझा, आंकड़ों को पढ़ा और इतिहास को देखा। अब वक्त है इन सबको जोड़कर एक रणनीतिक विश्लेषण करने का। हम लोगों की समस्याओं को राजनीतिक खिलाड़ियों की ताकत और कमजोरियों से जोड़ेंगे, ताकि ये समझ सकें कि मौके कहाँ हैं और खतरे क्या हैं। तो आखिर वो कौन सी बातें हैं जो ददरौल के लोगों को सबसे ज्यादा परेशान करती हैं? कच्ची सड़कें, किसानों की समस्याएं, नौकरियों की कमी और शासन में पारदर्शिता का अभाव। एक असरदार राजनैतिक रणनीति इन शिकायतों को सिर्फ समस्याओं के तौर पर नहीं, बल्कि बदलाव के मौकों के तौर पर देखती है। ये स्लाइड हमें सियासी बिसात का एक साफ नक्शा देती है। एक तरफ समाजवादी पार्टी की बढ़ती जमीनी पकड़ और ओबीसी समर्थन जैसी ताकतें हैं, तो दूसरी तरफ भाजपा की सत्ता, उसके संसाधन और एक मजबूत सांगठनिक ढांचा। असली चुनौती ये है कि स्थानीय मुद्दों को राज्य और राष्ट्रीय नैरेटिव के सामने कैसे रखा जाए, और ये देखना कि कौन सा नैरेटिव मतदाताओं पर ज्यादा असर डालता है। विश्लेषण का असली मकसद सिर्फ समस्याएं गिनाना नहीं होता, बल्कि समाधान देना होता है। तो अब हम समाधान की बात करते हैं। ये एक ठोस एक्शन प्लान है जो सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं, बल्कि बेहतर शासन के जरिए लोगों का विश्वास जीतने का रास्ता दिखाता है। राजनीति में आखिरकार सारी बात उम्मीदवार पर आकर रुक जाती है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या उम्मीदवार नारों और भाषणों से आगे जाकर मतदाताओं की जरूरतों, उनकी चिंताओं और उनकी उम्मीदों के साथ एक गहरा और सच्चा रिश्ता बना सकता है? समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार राजेश कुमार वर्मा का मूल्यांकन संतुलित होना चाहिए। उन्हें विरासत में मिली एक मजबूत जमीन और पारिवारिक नाम का फायदा है, लेकिन आज की राजनीति सिर्फ विरासत से नहीं चलती। उनकी अपनी सार्वजनिक पहचान और आज के दौर में बेहद जरूरी डिजिटल मौजूदगी जैसी चुनौतियां भी हैं जिनसे निपटना होगा। तो वापसी का रोड मैप क्या हो सकता है? चलिए एक एक करके देखते हैं। हर कदम सीधे तौर पर उन कमजोरियों को दूर करने के लिए है जिनकी हमने पहले पहचान की। बिखरे हुए विपक्ष को एकजुट करने से लेकर जमीनी स्तर पर बूथ को मजबूत करने और डिजिटल दुनिया में अपनी कहानी कहने तक हर पहलू अहम है। और हाँ, जब हम डिजिटल पहुंच की बात करते हैं तो एक बहुत ही जरूरी उसूल है जिसे कभी नहीं भूलना चाहिए। गोपनीयता और सहमति सर्वोपरि हैं। कोई भी अभियान, चाहे वो डिजिटल हो या जमीनी, उसे भारत के डेटा सुरक्षा कानूनों का पालन करना ही होगा और मतदाता के इस अधिकार का सम्मान करना होगा कि उनकी जानकारी का इस्तेमाल कैसे किया जाए। यही भरोसे की बुनियाद है। तो अब हम अपनी चर्चा के आखिरी पड़ाव पर हैं। यहाँ हम इस पर ध्यान देंगे कि कागज पर बनी रणनीति को जमीन पर एक कामयाब अभियान में कैसे बदला जाए, और इसमें आज के दौर का कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी एक बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। आज के दौर में जमीनी समर्थन को डिजिटल आवाज देना ही होगा। इसका मतलब है ऐसा हाइपर लोकल कंटेंट बनाना जो लोगों की भाषा में उनकी बात करे। इसका मतलब है अनिर्णित मतदाताओं तक सही संदेश पहुंचाना और वॉलंटियर्स का एक ऐसा नेटवर्क बनाना जो सही जानकारी फैलाए और अफवाहों का मुकाबला कर सके। एक व्हाट्सएप हेल्पलाइन जैसा सीधा शिकायत चैनल विश्वास बनाने में मीलों का सफर तय कर सकता है। तो हम इस अंतिम विचार उत्तेजक सवाल के साथ समाप्त करते हैं। क्या शासन को प्राथमिकता देने वाला और डिजिटल रूप से सशक्त एक अभियान ही ददरौल के इस अस्थिर जनादेश का ताला खोलने की चाबी है? अगर आप एक जनकेंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।